चुके हैं, अब भौकाल मचाएंगे। और बेटा जितना तूने सोच रखा है ना, हम उससे भी ज्यादा नंबर आपको दिलाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो फाइनली आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है। क्योंकि 2025 वाले स्टूडेंट आप सभी का टाइम टेबल जारी हो चुका है और आप सभी को पता है कि 24 फरवरी को हमारे हिंदी का पेपर है। ऐसे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने में पढ़कर, एक महीने में कितने दिन होते हैं सबको पता है, एक महीने में 30 डेज होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर हम पूरे हिंदी की तैयारी कैसे करें। जब भी हम हिंदी का नाम सुनते हैं, यानी कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 100 में 95 प्लस बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो भैया फिक्स होते हैं। तो आज मैं पूरे हिंदी का ऑपरेशन करने वाला हूं। देखो कैची वैची है मेरे हाथ में और पूरे हिंदी का हम करेंगे ऑपरेशन और पूरे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मैं बताऊंगा। क्योंकि अब की बार हमारा नारा है कि 95% पार। ठीक है, तो एक महीने में हम पूरे हिंदी की तैयारी करना सीखेंगे। एक महीने छोड़ो, अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, सिर्फ 10 दिन में आप पूरी हिंदी कवर कर सकते हो। सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो इसी टाइम को सोने में गुजार दो और चाहो तो इसी टाइम को आप सोना बना दो, सब आपके हाथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा जो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी गहराई को समझो। देखो जब भी पढ़ाई करने बैठे तो सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। मेरे कहने का मतलब है जब भी आप पढ़ने बैठे ना, आप इस माइंड सेट के साथ बैठें कि मैं आखिरी बार आज पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, कल मुझे पेपर देना है। अगर ये वाला माइंड सेट आपका रहेगा ना, यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। मैं आप सभी जानते ही हैं, जैसे हमारा एग्जाम, जैसे मान लो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो 23 फरवरी को हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि पूरे साल जो हमने नहीं पढ़ा वो 2 दिन में पढ़ लेते हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आज ही के दिन आप ऐसा दिन बनाइए, ऐसा सोचिए अपने माइंड में कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। ऐसी सोच के साथ पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं अरे भैया 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, 23 फरवरी को उठाकर पूरी हिंदी घोलकर पी लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सभी दिनों को एक दिन बनाना होगा, मतलब सभी दिनों में अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो आज पूरे हिंदी का हम ऑपरेशन करने वाले कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं कि आपको हिंदी की तैयारी करनी कैसे है। उसके बाद में हम जानेंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरे हिंदी को मैं बताने वाला हूं क्योंकि हमारा टारगेट है 100 में 95 प्लस इस बार हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, और इस टारगेट को अगर अचीव करना है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ठीक, देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक को पढ़िए जो हर साल पूछे जाते हैं। हिंदी में हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप देखेंगे कि बुक उठाकर तो वो हमेशा पूछे गए हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को आप ढूंढिए। वो 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से टॉपिक है जो 100% फिक्स होते हैं। लगभग 33 नंबर ऐसा है जो आपका 100% फिक्स होता है। अभी मैं आपसे क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं पूरे हिंदी के टॉपिक्स को भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उन टॉपिक को पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं, तो मैं कुछ बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो एक आता है साहित्यिक परिचय, आप सभी को पता ही है साहित्यिक परिचय। ठीक है, ये लेखक का और कवि का दोनों का आता है मेरे भाई। तो दोनों मिलाकर 10 नंबर के पूछे जाते हैं। दूसरी हमारी है कहानी।
अब कहानी में मैंने बताया था पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ये सब पढ़ लो, आपका 5 नंबर ये भी कंप्लीट रहता है। अभी मैं आगे इसको डीपली डिस्कस करने वाला हूं। क्लास भले ही लॉन्ग हो सकती है, लेकिन सारी चीजें मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, पूरा एक्सपीरियंस मैं अपना बताने वाला हूं। तीसरी चीज है खंड काव्य। आप सभी को पता ही है कि खंड काव्य जो है, खंड काव्य ये आपका जिला वाइज होता है। जो आपके जिले में खंड काव्य है वो आप पढ़ लेना, 5 नंबर ये भी कंप्लीट होता है। तीसरी चीज, चौथी चीज है संस्कृत श्लोक या संस्कृत पद्यांश, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत पद्यांश, ठीक है, या इसी को हम लोग श्लोक बोलते हैं। ये भी आपका बिल्कुल 100% फिक्स होता है। आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक को पढ़ लो, बाकी कुछ चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है उसको पढ़ लो, ये नंबर भैया फिक्स है, बिल्कुल से फिक्स है, ठीक है। इसके बाद में रस छंद अलंकार आता है, वो भी लिखना जरूरी है। रस छंद अलंकार, अलंकार, ठीक है, ये भी आपका फिक्स टॉपिक होता है हिंदी में। जो 100% फिक्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो, साहित्यिक परिचय 10 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर, संस्कृत का पद्यांश 7 नंबर और रस छंद अलंकार 6 नंबर। टोटल अगर आप लोग ऐड करोगे तो कितना नंबर आएगा? ऐड करो, 10, 5, 15, 5, 20, 27 और 6, 33, ठीक है। 33 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स होता है। अब आप कहेंगे सर जी साहित्यिक परिचय में हम लेखक में कौन सा पढ़ें, कवि में कौन सा पढ़ें? अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं कहता रहता हूं ना, अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद में कहानी कौन सी पढ़े, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, अभी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। खंड काव्य कौन सा पढ़े जो आपके जिले में हो, खंड काव्य एक ऐसा टॉपिक है जो जिला वाइज होता है। संस्कृत का पद्यांश आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो, एक दो चैप्टर और है जिसमें एक एक श्लोक दिए गए हैं, उसको पढ़ लो, काम खत्म। और रस छंद अलंकार 6 नंबर का है, इसको पढ़ लो। मतलब ये 6 नंबर तो आपके बिल्कुल फिक्स ही हैं, यानी कि ये 33 नंबर फिक्स है, बिल्कुल 100%। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? और आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 95 प्लस लेकर आएंगे। इसको कहना नहीं है किसी से, क्योंकि कहोगे ना तो लोग आपको पागल समझेंगे, अरे यार ये नहीं ला सकता है, आपको करके दिखाना है। क्योंकि फ्लावर समझ के, फ्लावर समझ के क्या था वो डायलॉग, ठीक है, पुष्पा 2 वाला, ठीक है, फ्लावर, पुष्पा नाम समझ, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर मत समझना, वाइल्ड फायर है मैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़िए जो हर साल आते हैं, ठीक है। चलो, अब देखिए दूसरी चीज मैं आपको डिस्कस कर दूं कि डेली कम से कम 1 घंटा आपको हिंदी को भी पढ़ना है। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं अरे यार हिंदी क्या चीज है, 5-6 दिन पढ़ लिया एग्जाम से पहले हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हिंदी मैंने कहा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो जब भी आप लोग ऐसे करके ऐसे टाइम टेबल बनाए ना, तो जब इधर आप लोग लिखें सब्जेक्ट लिखें और इधर लिखें टाइम, ठीक है, इधर लिखें टाइम लिखें, तो भैया जब सब्जेक्ट और टाइम लिखे ना, तो सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और टाइम जो भी आपको रखना हो। मतलब मेरे कहने का है ऐसा माइंड सेट आपका नहीं होना चाहिए कि हिंदी बहुत ईजी है, हम 4-5 दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके परसेंटेज को वो इंक्रीज करेगा। तो हिंदी तो आपका बिल्कुल से स्ट्रांग होना चाहिए। और मैंने बताया इसमें ज्यादातर चीजें फिक्स होती हैं, तो टेंशन काहे को ले रहे हो भाई, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो डेली कम से कम आपको 1 घंटा हिंदी भी पढ़ना है। अभी जब एग्जाम आएगा तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, जितना आप पढ़ सकें। तो आप डेली सारे सब्जेक्ट को पढ़िए और जो टाइम बचता है उसमें उन सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको लग रहा है हाँ मैं थोड़ा सा कमजोर हूं इसमें, थोड़ा मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, उसको ज्यादा टाइम आपको देना है। तो ये समझ में आया, हिंदी को कमजोर मत समझना भाई, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर मत समझना, फायर है मैं, ठीक है। अब देखो टाइम टेबल में हिंदी को भी रखें, ये तो हमारा हो ही गया। अब देखो चौथी चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो 2025 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आपको देना है। आप लोग क्या कीजिए 2024, 2024, 2023, ठीक है, 2022, इन सबके हिंदी के पेपर को आप उठा लीजिए और इन पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए।
आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ये आपको एक आइडिया मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब जो पिछले साल के पेपर्स हैं 2024, 23, 22, ठीक है, इन सबको आपको सॉल्व करते रहना है। और दूसरी चीज जो आपका मॉडल पेपर आएगा उसको भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मॉडल पेपर ऐसे नहीं दिया जाता, कुछ सोच समझ कर ही मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर कीजिएगा, इससे आपका एक एक्सपीरियंस होगा कि कैसा पेपर आ सकता है। और हो सके तो आप लोग एक दिन बैठिए, 2-3 घंटे का टाइम निकालिए, 3 घंटे 15 मिनट का, और एक पेपर हिंदी का ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आप खुद का टेस्ट लीजिए, क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में पूरे हिंदी के पेपर को सॉल्व कर सकता हूं? खुद का टेस्ट लेना ही होगा अगर आपको आगे जाना है मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना है। चलो, ये तो थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जानना जरूरी था कि आखिर हमें तैयारी कैसे करनी है। अब हम लोग चलेंगे, कहां चलेंगे, पूरे हिंदी को अब हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है हमारा हिंदी का जो पेपर होता है 2 खंड में डिवाइड रहता है। सबसे पहले खंड का होगा 50 नंबर का, फिर खंड खा होगा 50 नंबर का, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। अब कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश किस चैप्टर से आ सकता है, जीवन परिचय कौन सा आएगा, कहानी कौन सी आएगी, खंड काव्य कौन सा होगा, संस्कृत का गद्यांश किस चैप्टर से आएगा, पद्यांश किस चैप्टर से आएगा, ठीक है, पत्र कहां से आएंगे, निबंध कौन सा आएगा, सब कुछ अब मैं बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने बताया था भैया पूरे हिंदी का हम ऑपरेशन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। टोटल ये 10 नंबर के आते हैं। अब ये जो 10 नंबर हैं, ठीक है, ये जो 10 नंबर हैं, ये कैसे आपका क्लियर होगा, क्योंकि जो 100% फिक्स टॉपिक है उनमें से ये टॉपिक नहीं है। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न कहीं से भी दिया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपको दिया जा सकता है, तो ये 100% फिक्स की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो देखो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन होगा हिंदी गद्य के इतिहास से, और 5 नंबर का क्वेश्चन होगा हिंदी पद्य के इतिहास से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी गद्य का इतिहास, 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसमें किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? देखो, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। कुछ विधाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपसे कह दिया जाएगा अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है, तो आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, उसके बाद में देखो ये आपका हिंदी गद्य का इतिहास है। अब इसके अगर नंबर क्लियर करना है तो एक सबसे इजी मैं बताऊं आपको, सबसे इजी तरीका आप कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नंबर को अचीव कर सकते हैं। आपको करना क्या है, डेली टू डेली या आप हफ्ते में 50 क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने परफेक्ट होते जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, उसका आंसर ढूंढना है। क्योंकि अगर आप एक बार किसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, उसका आंसर पढ़ लेते हैं, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन और उसका आंसर सेट हो जाता है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर वही क्वेश्चन आया ना, तो आपका दिमाग एक मैसेज देगा कि हाँ शायद मैंने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है, तो उसका आंसर आपका माइंड ढूंढ लेगा। तो आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। अब विधाएं हो गई। काव्य साहित्य के इतिहास में आपका आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे गद्य साहित्य का इतिहास जो था 5 नंबर का, इससे क्वेश्चन आएगा। ये जो काव्य साहित्य का इतिहास है ना, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और काव्य साहित्य के इतिहास में जैसे आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो समझ में आ गया, बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, बस आपका नंबर क्लियर होगा 10 नंबर। अगर आप 400 से 500 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना भैया, तो 10 नंबर आपका कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश की। देखो आपके पेपर में सबसे पहले 10 नंबर के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, फिर
गद्यांश पूछा जाएगा। गद्यांश बहुत इजी होता है, टोटल ये 10 नंबर का आपका आता है। इसमें होता क्या है, कुछ खास नहीं होता है। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा हिंदी का गद्य, ठीक है, हिंदी का गद्य दे दिया जाएगा। उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूं भाई कि किस चैप्टर से गद्यांश ज्यादातर पूछा जाता है और किस चैप्टर से इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक आइडिया ही दे सकता हूं, मैं खुद तो पेपर बनाऊंगा नहीं, ठीक है, कि मैं वही बता दूं वही आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं बता सकता मेरे भाई। तो महत्वपूर्ण गद्यांश की अगर हम लोग बात करें तो 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे 2024, 23, 22, 21, ठीक है, तो आपको इन चैप्टर में से ज्यादातर गद्यांश देखने को मिलते हैं। गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, वहां से आप गद्यांश को देख सकते हैं। बाय द वे 3 ऐसे चैप्टर हैं जो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। ये तीनों चैप्टर जो हैं इससे गद्यांश ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब कुछ हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी बाकी जो चैप्टर हैं वो किस लिए हैं? देखो, अगर आप उन चैप्टर के भी गद्यांश को पढ़ लेते हो तो भैया नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। ये पढ़ाई है, जितना ज्यादा इसका एक्सेस होता जाएगा उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आप राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, इन 3 चैप्टर के गद्यांश को तो पढ़ ही लेना। एक चैप्टर और है, उसको आप मिस नहीं कर सकते, नाम है उसका निंदा रस। इस चैप्टर से भी गद्यांश आता है। तो ये 4 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, 10 नंबर आपको कोई काट ही नहीं सकता। एक चीज और याद रखना, आप चैप्टर का नाम तो पढ़ ही रहे हो, आपको इसके लेखक का नाम भी आना चाहिए। जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भाषा और आधुनिकता प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं, निंदा रस हरिशंकर प्रसाई जी हैं। इसको याद रखना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको संदर्भ भी लिखना दिया जाता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखो। तो मान लीजिए बाय द वे आपने चैप्टर को तो पहचान लिया, अब लेखक का नाम भी नहीं पता रहेगा, कैसे लिखोगे? तो ये जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गद्यांश के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चलो आते हैं अपने पद्यांश वाले सेक्शन पे भैया। जैसे गद्यांश है वैसे पद्यांश भी रहता है, 10 नंबर का टोटल ये रहता है, सेम वही प्रोसेस, बस यहां पे हिंदी का एक पद्य दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, पांचों का आंसर लिखो, 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब देखो किस चैप्टर से आपके पद्यांश आ सकते हैं वो भी तो जानना जरूरी है। तो देखो पद्यांश जो है पवन दूतिका चैप्टर से आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैकेयी का अनुताप चैप्टर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा मनु चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत महादेवी वर्मा जी का गीत, और नौका विहार हमारा है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, यहाँ पे 5 चैप्टर लिखे हैं, इन 5 चैप्टर के जितने भी पद्यांश हैं सबको आपको सॉल्व करना है। वैसे पद्यांश पर भी मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जाकर आप लोग जरूर देखना, ठीक है। तो पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी का है, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी का है, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का है, गीत महादेवी वर्मा जी का है, और नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो इसमें भी आपको चैप्टर का नाम और कवि का नाम दोनों आना चाहिए, और इनके जितने भी पद्यांश है सबका हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए, अगर आपको 10 में 10 लेकर आना है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब अगर हम लोग बात करें लेखक का साहित्यिक परिचय, ये तो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय कौन कौन सा आ सकता है। 5 नंबर का ये आता है, 5 नंबर का लेखक का साहित्यिक परिचय आता है, ठीक है। देखो इसमें 3 जो हमारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पे लिख दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एंड प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। देखो प्रो जी सुंदर रेड्डी जी के जगह पर आप हरिशंकर परसाई जी को भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये तीनों जो लेखक हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को जरूर पढ़ लेना, 5 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। अगर आपको ये जानना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखे इसको, तो आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। तो लेखकों में ये 3 जो लेखक हैं हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
तो इनको जरूर पढ़ना। अब चलते हैं अपने कवि पर। देखो लेखक का 5 नंबर का आता है, तो कवि जी भी हमारे पीछे नहीं है, इनको भी 5 नंबर में दिया जाता है। देखो कवि का साहित्यिक परिचय सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं जी, जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, ये 3 कवि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम आप और कर सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं जी के जगह पर आप मैथिली शरण गुप्त जी को रख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर पढ़ना। ठीक है, चलो इसको भी मैं हटाऊं। अब कहां चलते हैं, अपने कहानी पे। ये जो आपका नंबर है, मैंने बताया था लेखक का जो साहित्यिक परिचय और कवि का, इनको अगर आप लोग पढ़ लोगे 10 नंबर बिल्कुल 100% फिक्स होता है। लेखक में आप इन तीनों का, कवि में आप इन तीनों का पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब आती है भैया कहानी। कहानी हम कौन सी पढ़ें, कौन सी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मेरे हिसाब से ये 3 कहानी अगर आप पढ़ते हैं, 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। देखो कहानी 5 नंबर की टोटल आती है। इसमें आप लोग पंचलाइट कहानी पढ़ लो, बहादुर कहानी पढ़ लो, ध्रुव यात्रा कहानी पढ़ लो। मैंने बताया था कि कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक आपका होता है कहानी का उद्देश्य, आप लोग पढ़ लो क्या, पर्पस ऑफ स्टोरी मतलब कहानी का उद्देश्य, और दूसरा सारांश। ठीक है, जैसे आपका पंचलाइट कहानी है तो इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखो और एक पंचलाइट कहानी का सारांश लिखो। ऐसे बहादुर कहानी भी है, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखो और बहादुर कहानी का सारांश लिखो। ऐसे ध्रुव यात्रा भी है, ध्रुव यात्रा का उद्देश्य लिखो, इसका सारांश लिखो। तो जो भी कहानी है तीनों मैंने लिखी है, इन तीनों का अगर आप उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ते हो ना, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो साइड में। तो ये तीनों कहानियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब कहां चलते हैं भैया। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। एक काम आप लोग और करना, बस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेनिफिट आप ही का होगा। ठीक है, चलो खंड काव्य की अब हम लोग बात करेंगे। एक इकलौता ऐसा टॉपिक ना जो जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों को, सब जिलों को ग्रुप में रखा गया। कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ है, कुछ जिलों में सत्य की जीत है, कुछ में रश्मि रथी है, कुछ में आलोक वृत्त है, कुछ में त्यागपति है, कुछ में श्रवण कुमार है। तो जिला वाइज होता है। आपको पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है? नहीं पता है तो आप अपने बुक में देख लीजिए। फिर भी नहीं पता है तो आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लीजिए। फिर भी नहीं पता है तो कहां पड़े हो चक्कर में हम हैं ना। आप लोग हमसे पूछिए सर हम इस जिले से हैं, हमारा खंड काव्य कौन सा होगा, तो आप लोग कमेंट कर देना। अगर आपको पता है तो भी कर देना, नहीं पता है तो भी हमसे पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। चलो तो हमारा खंड का हो चुका है। देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है खंड का। तो इसमें आपको समझ में आ गया ना कि गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य ये सब कहां से आएंगी। चलो अब हम लोग चलेंगे अपने खंड खा पे। पूरे हिंदी को मैंने बताया था कि हम एक्सप्लेन करेंगे आज के क्लास में, तो ध्यान से समझना। खंड खा की बात करें तो 50 नंबर का पूरे ये भी रहेगा। इसमें देखो सबसे पहले आपको दिया जाएगा संस्कृत का गद्यांश, मतलब संस्कृत का गद्यांश आपको दिया जाएगा। इसमें होगा क्या, संस्कृत के किसी चैप्टर से एक गद्य दे दिया जाएगा, उसका संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ में सिर्फ हम पाठ का नाम ही लिखते हैं, लेखक इसमें होते नहीं हैं। तो संस्कृत गद्यांश की अगर हम लोग बात करें 7 नंबर का ये पूछा जाता है। कितने नंबर का? टोटल 7 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में आता है। अब देखो कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे हमारा गद्यांश पूछा जाएगा। 100% मैं बता सकता हूं, अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ोगे ना आपका 7 नंबर बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। ये भी 100% फिक्स टॉपिक की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन मैंने इसको रखा नहीं है क्योंकि वही चीज हमें 100% फिक्स में रखना है, जो है रियल में है वही रखना है। ठीक है, देखो जातक कथा, जातक कथा चैप्टर में नृत्य जातकम, उलूक जातकम 2 शीर्षक है, दोनों को आप पढ़ लेना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा या महत्वम, ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे गद्यांश आते ही आते हैं। महामना मालविया और पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर, अगर आप इन 4 चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हो और आप पहचानना सीख लेते हो कि आखिर ये किस चैप्टर का गद्यांश है, भैया 7 नंबर बिल्कुल फिक्स रहेगा।
जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्तम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। ठीक है, तो इनको आप लोग जरूर पढ़ लेना। चलो इसको मैं हटाऊंगा। हमारा खंड खा है संस्कृत गद्यांश में, ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग आ चुके हैं संस्कृत पद्यांश पर या श्लोक पर, जिसको मैंने 100% फिक्स टॉपिक की कैटेगरी में रखा है। देखो संस्कृत पद्यांश भी 7 नंबर का आता है। इसमें एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। ये जो चैप्टर है ना, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी चैप्टर में सारे के सारे श्लोक दिए गए हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं आपको पूरे श्लोक पढ़ने हैं हिंदी मीनिंग के साथ। 7 नंबर फिक्स है, एक ना एक श्लोक जरूर आता है। एक चैप्टर और है जातक कथा, इसमें भी एक श्लोक है, पढ़ लेना। महामना मालवीय में भी एक श्लोक है, मतलब जो एक एक श्लोक है ना वो तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो ये 100% फिक्स टॉपिक होते हैं। चलो अब हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे हम लोग आए हैं। इसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियां बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 मुहावरे आपको दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है मेरे हिसाब से। तो इसमें आप बस क्वेश्चंस को पढ़ते रहो, आपका काम हो जाएगा। एक है अपठित गद्यांश, 5 नंबर का आता है। इसमें कुछ नहीं होता। देखो एक गद्यांश आपको प्यारा सा दे दिया जाएगा, इसके नीचे 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही दिया जाएगा, तो आप ढूंढ ढूंढ कर सिर्फ आपको लिखना होता है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं मैंने बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी मैराथन क्लासेज आपको हिंदी की प्रोवाइड कराई हैं, तो जाकर देख लेना। ठीक है, इसके बाद में शब्द युग्म आता है। तो ये सब जो टॉपिक है ना, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता कि हाँ मैं कह दूं बेटा यही पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो शब्द अर्थ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्य संशोधन है। ये सारे जो टॉपिक होते हैं ना, ये 100% फिक्स नहीं होते, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़िए, आपका ये नंबर बिल्कुल से फिक्स रहेगा। चलो अब कहां चलेंगे हम लोग, अब आ चुके हैं अपने 100% फिक्स टॉपिक पे, रस छंद अलंकार। देखो रस जो है 2 नंबर का आता है, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का, टोटल मिलाकर 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो रस में कौन कौन सा रस पढ़ लो आप, श्रृंगार रस पढ़ लो, हास्य रस पढ़ लो, करुण रस पढ़ लो, वीर रस पढ़ लो। इन 4 रस को पढ़ लोगे 2 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। मतलब इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आपको आना चाहिए, 2 नंबर आपका 100% फिक्स होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, छंद पे चलेंगे। ये देखो छंद, ठीक है, छंद में आप लोगों को 3 छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है दोहा, सोरठा और चौपाई। इन तीनों को पढ़ लोगे तो 2 नंबर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो पढ़ तो लोगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रस छंद अलंकार तीनों एक ही वीडियो में मैंने पढ़ाया है, मतलब एक ही वीडियो में आपका 6 नंबर कंप्लीट करवाया है। बस आपको सर्च करना है रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 20 मिनट का वीडियो होगा, 20 मिनट में आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अलंकार पे। अलंकार में 5 अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपक अलंकार, ये भी 2 नंबर का ही आता है, रूपक, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। ये पांचों अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, 5th 6th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो इसको, तो पढ़ ही लोगे, तो ये भी आपका 2 नंबर कंप्लीट कराएगा। तो तीनों मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, जाकर जरूर देख लेना। चलो इसके बाद में पत्र लेखन की बात करें, पूरे 6 नंबर का ये आता है। इसमें पत्र लेखन की अगर हम लोग बात करें तो किस टाइप के पत्र आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पत्र लेखन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बस YouTube पे सर्च करना है क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है ना वो मैंने आपको बता रखा है। तो देखो इसमें नियुक्ति आवेदन पत्र आता है, किसी पद पर आपको नियुक्ति चाहिए उसके लिए आवेदन पत्र आपको लिखना दिया जाता है। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, मतलब आपको कोई बिजनेस करना है और उसके लिए आप किसी बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, मतलब कर्जा लेना चाहते हैं, उसके लिए पत्र लिखना भी दिया जाता है। चलो तीसरा, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये भी आपको दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो मैंने आपको पत्र वाले वीडियो में बता रखा है। 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट पत्र है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो ऐसे 3 टाइप के आपके पत्र पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा होगा भैया
वो होगा निबंध। देखो निबंध की अगर हम लोग बात करें तो पूरे 9 नंबर का ये आता है, ठीक है। इसमें 4-5 निबंध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं बता देता हूं। देखो, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और निबंध जैसे मेरा प्रिय कवि है, ठीक है, और भी है समाज में नारी का स्थान, ऐसे ऐसे कुछ और निबंध हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो निबंध पर मैं आपको क्लास दे चुका हूं। टॉप 10 जो निबंध है ना वो मैंने आपको बता रखा है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। टॉप 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो मैंने बताया, और निबंध लिखना भी मैंने आपको सिखाया। तो ये निबंध था भैया, और यहीं से हमारा क्लास समाप्त होता है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, वो 100% फिक्स टॉपिक मैंने यहां पे लिखा था, जो मैंने बताया था 100% ये फिक्स होता है। 33 नंबर, देखो लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, ध्यान से समझो, ये वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवि का 5 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर, संस्कृत पद्यांश या श्लोक 7 नंबर, और रसछंद अलंकार 6 नंबर। टोटल मिलाकर 33 नंबर ये 100% फिक्स होते हैं। अब आपको लेखक के साहित्यिक परिचय में कौन सा पढ़ना मैंने बता रखा है, इन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इतना पढ़ लोगे तो पास तो आप हो ही, लेकिन आपका टारगेट सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट 95 प्लस लाना होना चाहिए। तो आज का ये क्लास कैसा लगा? मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में आप हिंदी की तैयारी कैसे करोगे। अब आप कहोगे सर जी 1 महीने वाला तो बताया नहीं। देखो ये सारी चीजें वही है जो जो मैंने बता दिया है। अगर आप चाहें तो इसी को 1 महीने में खत्म कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी को 20 दिन या 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। सब आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप किस टाइप से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।